एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम करने वाले हैं हमारे 29 सितंबर शिफ्ट 1 के एमसीक्यूज। तो चलो फटाफट फटाफट आ जाओ, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने वन शॉट लेक्चर स्टार्ट कर दिया होगा, देखना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। अभी आप लोग पूछोगे सर नोट्स में क्या बनाना है। अरे भैया, आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है चैप्टर वाइज। वो तो आपके पास पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनाई है, तो वो भी बनाना स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप फॉर्मूला लिस्ट का लिस्ट दे दो ना, ये दे दो ना, वो दे दो ना। मैं ट्राई करूंगा देने का, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग खुद के हाथ से अगर फॉर्मूला लिस्ट बनाते हो तो वो अलग ही इम्पैक्ट डालती है, और अगर मैं दे दूंगा तो आपके मोबाइल में रहेगी या फिर आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। जब तक आप लोग लिखोगे नहीं खुद से, आपको ज़्यादा देर तक ये नहीं कर पाएंगे, आप लोग रिटेन नहीं कर पाओगे उसको। तो भैया लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी फॉर्मूला है, आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो फटाफट हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो एमएसटीसीटी 2022 के लिए है, 2023 के लिए है, 2024 वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये हम लोग PYQs कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से सर? 2021 के, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तो सबसे पहले सॉल्व करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर मैंने पहले वाले वीडियोज़ में दे दिया है, आप लोग वो जाके देख सकते हो। और बस कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है सारी चीज़ें, और आपको क्या चाहिए, तो फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को तो लाइक कर दिया होगा अभी तक। चलो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो, अ बॉडी ऑक्सीलेट्स हार्मोनिकली विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। मतलब एक बॉडी है जो क्या कर रही है, 2 सेकेंड का पीरियड है उसके पास, वो मूव कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है। व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ द टोटल एनर्जी आफ्टर टाइम। तो पता है कि जब ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ाता हो तो उसमें टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। तो उसमें से 25%, 75% क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चा कितना? 25%। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, क्यों। ये लो पापा स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर बता दो फटाफट। बहुत लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा, जिन्होंने नहीं निकाला निकालो रे, ट्राई करो कम से कम, ठीक है। तो देखो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसा है सर? ये रहा सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 75% है टोटल एनर्जी का। हैंस पोटेंशियल एनर्जी विल बी 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अगर इस सेंटेंस को मुझे पता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी, है ना। टोटल है, काइनेटिक नहीं है, सॉरी, टोटल। टोटल अभी मैंने बोला ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये 75% है तो बच्चा कितना? 25% बराबर। तो ये 100% होता है ना, टोटल क्या होता है? 100% होता है। तो ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। काइनेटिक और ये टोटल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। अभी देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी 25% ऑफ दी टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर आप लोग को खाली फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या आएगा? पोटेंशियल का आपको पता है, टोटल का आपको पता है फॉर्मूला, बस यहाँ पर पुट करो। अभी क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन करो, तो आपको यहाँ पर ये m से m मर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर मर जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका x का वैल्यू। अभी x का वैल्यू तो आ गया आपके पास। इसके बाद अभी x का वैल्यू ना, अगर आप लोगों ने ध्यान से है ना एनर्जी वाला पार्ट किया है ऑसिलेशन में, तो इसमें केसेस बना के दिए थे। क्या किए थे सर? केस बना के दिए थे। अच्छे जाके देखना, आपको ग्राफ बना के दिया था, ऐसा वाला ग्राफ था ना, इसमें अपनी एनर्जी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, टोटल एनर्जी ऐसे थी। तो वो साले ग्राफ में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पर हमें ये कहानी बताई गई है ऑलरेडी कि एक्स की वैल्यू a/2 होती है, ठीक है, जब 25% होती है जब टोटल एनर्जी का। तो वो जाके एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक में, ये ऑलरेडी है। तो आपको ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके यहाँ पर 10 से 15 सेकंड, 15 क्या 30 से 40 सेकंड आपके बच गए यहाँ पर। तो आप लोग डायरेक्ट ये करोगे कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एम्पलीट्यूड का आधा होगा। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज़ करूँगा। डिस्प्लेसमेंट की मुझे वैल्यू मिल गई, वो मैं पुट करूँगा। यहाँ से ए से ए माइनस करूँगा, मैं माइनस मतलब कैंसिल कर दूंगा, मार दूंगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हाफ। साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हाफ। अभी मैं देखूंगा साइन का कौन सा एंगल है जो हाफ देता है। तो कौन सा एंगल है साइन का? तो यहाँ पर देखो लिख के दिया, साइन का कौन सा एंगल है? π/6। ये एंगल पे आपको क्या मिलेगा? हाफ वैल्यू मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इसकी जगह पे हाफ मिल रहा है। तो बस अभी मैं इक्वेट कर दूंगा, तो आपको कहानी यहाँ पर मिल जाएगी इजीली। क्या हो जाएगी सर? इजीली आपको ये कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो ये वाला ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ से टाइम पीरियड आप लोग निकाल लोगे फटाफट, ठप 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 ठप। यहाँ पर टी का वैल्यू दिया 2 सेकंड, पुट करो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ गया ना? पक्का? नहीं समझा रहेगा तो भी कमेंट करके बताना। अभी इतना इजी है, समझ गया होगा अभी तक तो। चलो नेक्स्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं।
YDS हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे दिया है फॉर द वेवलेंथ λ1 द nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये अपना ये स्लिट है दो, S1 और S2। यहाँ से λ1 अपन ने सोर्स भेजा और यहाँ पर ये सेंट्रल है। मान लो यहाँ पर कोई P पॉइंट है, यहाँ से यहाँ से अपनी लाइट यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है। और कितना ब्राइट बैंड बना रही है, nth ब्राइट बैंड बना रही है, ओके, ब्राइट फ्रिंज बना रही है। कीपिंग दिस सेम सेटिंग्स, मतलब ये D और ये कैपिटल D इनको हम छेड़ नहीं रहे हैं, इनको हम लोग सेम रखे हैं। सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस बाय द λ2, ओके, तो इसको हम लोग ने कट करके अभी क्या डाल दिया, λ2 डाल दिया। एंड नाउ n+1 ब्राइट फ्रिंजेस इज ऑब्टेन्ड एट द सेम पॉइंट, सेम P ऑन द स्क्रीन। अभी हमें क्या मिल रहा है उसी पॉइंट पे, लेकिन हमें अभी क्या मिल रही है, n+1 मिल रहा है, ठीक है, ब्राइट बैंड्स। द वैल्यू ऑफ n इज, तो हमें ये n की वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूला में हम लोग n की वैल्यू रखेंगे और बस दोनों फॉर्मूला को डिवाइड कर देंगे और हम लोग इन लैम्बडा के टर्म्स में बना के दे देंगे। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभी ध्यान से याद रखना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अभी इसमें चेंज क्या कर सकते हैं। इसमें ये जो λ1 λ2 बोला है ना, आगे जाके 2022 में क्या कर देंगे, इसको चेंज करके बोल देंगे कि इट इज़ रेड, इट इज़ ब्लू, या फिर उसकी जगह पे रेड ब्लू जो भी है एक ले लोगे, उसके बाद में उसको चेंज करके येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया, तो क्या हो गया, आपका लैम्बडा तो चेंज ही हो गया ना। तो ये कलर के टर्म्स में भी आपको बोल सकते हैं, तो कलर के टर्म्स में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर घुमा सकते हैं। तो चलो फटाफट सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है सर, तो सोल्यूशन है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और सोल्यूशन क्या है, ये है। तो हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है, n टाइम्स ऑफ लैम्बडा d अपॉन डी। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर n+1 है और यहाँ पर n है। दोनों क्या है, इक्वेट है, दोनों इक्वेट है। तो आप लोग यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल कर सकते हो, बचेगा अपने पास ये कहानी। ये बस ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, n को साइड में रखो और आपका कहानी हो गया। यस, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखना, ये कैसे भी पूछ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A copper rod and a steel rod having same area of cross section are end. The free end of the copper rod is at this many temperature and the free end of the steel rod is at the temperature at their junction if, ये हमें कंडीशन दे दी है ये, एंड द लेंथ k कॉपर इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ k स्टील। k क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, एंड लेंथ ऑफ 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड। तो जो कॉपर की लेंथ होगी वो क्या है, 3 टाइम्स लेंथ ऑफ स्टील रॉड। तो ये हमें यहाँ पर गिवन डेटा दे दिया है, हमें कुछ टेम्परेचर दे दिया है, हमें एक दूसरा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि स्टील का एंड जो है वो कितना टेम्परेचर पे होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बाकी हमें बोल दिया है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, दो मेटल को, कॉपर और स्टील को मिला के एक रॉड बनाया गया है। चलो फटाफट देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। कर लिया, नहीं किया ना वीडियो पॉज, नहीं सुधरोगे। तो देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सोल्यूशन कैसा है सर, सोल्यूशन रहा ये। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दे दिया है आपको, यहाँ पर दे दिया है 100, यहाँ पर मान लिया है 0 डिग्री, ठीक है। आपको ये बताना है ये डिग्री सेल्सियस कितना होगा। कॉपर दे दिया, लेंथ दे दिया, ये हमारा गिवन डेटा है, ये हमारा गिवन डेटा है, गिवन डेटा। तो बस यहाँ पर कॉपर के लिए एक बार लिख लिया फॉर्मूला यही हमारा कांस्टेंट है फॉर्मूला भैया। और सेम आप लोग ने स्टील के लिए भी लिख लिया, बस दोनों को इक्वेट कर दिया। उसमें हमें क्या क्या गिवन डेटा है, इसमें हमें एक गिवन डेटा दे दिया है, तो इस गिवन डेटा को हमें लिखना है। ये देखो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हमें लिख के है इसमें पुटअप करना है और फिर थीटा निकालना है। तो थीटा निकाल लोगे 75 डिग्री सेल्सियस, इजीली आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। The velocity of sound in air is this. If the density of the air is double, then the velocity of sound will be. तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी, कि डेंसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है, वीएस है। इफ एयर की डेंसिटी बढ़ा दी तो साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, वही रहेगा, या फिर 1/√2 से ये हो जाएगा, √2/VS से कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हमें बताना है। तो क्या होगा भैया, इसमें भी आप लोग सीधा एक फॉर्मूला लगाओगे, इससे आपका कहानी खत्म, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे आएगा सर, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन पता चल गया। रिलेशन क्या है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के साथ। तो ये पहले मान लो एयर के लिए था, मतलब पहली कंडीशन के लिए, और सेकंड कंडीशन के लिए डैश डाल दिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है
तो डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आपको दे दिया है कि पहले डेंसिटी इतना था, नहीं पहले डेंसिटी रो था, फिर उसके बाद में न्यू डेंसिटी कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रो हो गया। तो बस वैल्यू पुटअप की तो आपको आंसर यहाँ पर मिल गया। इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी, खाली फॉर्मूला में पुटअप करो, हो गया। इतना इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़ोगे फिजिक्स में तो भैया बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको, तो ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दिस आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें अभी चेंज क्या कर सकते हैं सर, सेम क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे कि ये एयर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। एयर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 6 टाइम्स हो जाएगी, डबल भी हो सकती है, सेम क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ स्टार एक्टिंग एज अ ब्लैक होल हैज रेडियस आर, what would be the temperature of the star if the rate of production of heat is q, rate of production of energy दिया है, सॉरी, rate of production of energy q, सिग्मा इज दी स्टीफेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको पता होगा केटीजी वाला चैप्टर हमने पढ़ा है कि अगर आपको एक बहुत दूर स्टार है उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन ये लॉ यूज़ कर सकते हो, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ कर सकते हो। ये लॉज हम लोग यूज़ करके कुछ कहानी यहाँ पर बना सकते हैं, और हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें यहाँ पर फॉर्मूला बताना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला बताना है, ठीक है। चलो फॉर्मूला बताते हैं, इसका आंसर एकदम इजी है, ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आंसर फटाक से आ जाएगा। तो देखो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। सोल्यूशन क्या है सर, सोल्यूशन ही है रेट ऑफ एमिशन। आपका फॉर्मूला क्या था, अब ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है मतलब ई का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर ई का वैल्यू 1 ले लिया है, सिग्मा ए टी की पावर 4, टी की पावर 4 मतलब आपको पता है कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, क्यू बोलो आर बोलो जो भी आपको बोलना हो। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरिया की जगह पे रख सकते हैं स्पेयर है, ठीक है, मान लिया स्पेयर है, पाई आर स्क्वायर ले लिया, और क्या है भैया, और बाकी सब तो सेम है, तो ये फॉर्मूला बना लिया, यहाँ पर 1 की पावर 4 आ गई। तो अभी देखो इसमें से ये एलिमिनेट कर सकते हो, और कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला है, ये भी आप लोग बोल सकते हो कि वन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आपको बताना है कि क्या होगा उसका कहानी। तो बस कहानी बाजू में कर दिया, आपका हो गया कहानी। यस, कहानी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को अगर फॉर्मूला याद होगा तो ही ये सॉल्व होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम बस तुक्का लगा सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इजी क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, इक्वेशन दे दिया डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर दिस मेनी सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट इज। अभी देखो क्या बोल दिया गया है, हमें एक इक्वेशन दे दिया, x इज इक्वल्स टू 0.03 कॉस 100 पाई टी, और हमें बोलता है वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, इतनी है। हमें इक्वेशन किसका दिया है, डिस्प्लेसमेंट का दिया है, तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी के टर्म्स में, तो क्या होएगा dx बाई डी टी, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 0.03 इंटू अगर इसका डिफ्रेंशिएट करो तो 100 पाई कॉस का हो जाएगा साइन 100 ओमेगा टी 100 पाई टी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 3 पाई साइन 100 पाई टी। अभी यहाँ पर खाली वैल्यूज रखो, आप लोग को मिल जाएगा वेलोसिटी का आंसर, ठीक है। अब बस यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं ना, टाइम आपको दे दिया 0.2, सॉल्व करो इजीली, आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर पाई कहाँ से आ गया, हाँ ये पाई है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये रहा आपका सोल्यूशन, ये रहा आपका सोल्यूशन। सेम वही स्टेप किया है, खाली डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। इक्वेशन आ गया, डिफ्रेंशिएट किया, साइन का टर्म्स में बन गया, ठीक है। और सॉरी सॉरी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन है ना, माइनस में भूल गया, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो माइनस को हटा दो अभी। तो यहाँ पर टाइम पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड का वैल्यू पुटअप करो तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इजीली आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट ओके, क्या बोला गया देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडी इज I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 बड़ा है, let K1 and K2 be their kinetic energies, if their moment of angular momentum are equal then angular momentum are equal। तो हमें दो फार्मूला पता होना चाहिए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए रोलिंग मोशन के लिए, रोलिंग मतलब सॉरी रोलिंग नहीं, रोटेशनल मोशन के लिए, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर बराबर हाफ एम वी की जगह पे आप लोग लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एल का फॉर्मूला भी हमें पता है, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, है ना। तो सबसे पहले 1 1 के लिए लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे। अभी मुझे ये काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ एल लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, आई बचेगा। अभी मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ हाफ
एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, बराबर ना। तो अभी मुझे यहाँ पर कुछ कुछ मुझे मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं I1 लिखूँ डिवाइडेड बाय I2 लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, K2 बाय K1 आ जाएगा। तो अगर ये बड़ा है इससे, I1 इज ग्रेटर देन I2, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, बराबर ना। K1 इज लेस देन K2 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कहीं पे है कि ऑप्शन नंबर डी है, देखते करेक्ट है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये रहा आपके पास सोल्यूशन भी, मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपको करना है, पहले फॉर्मूला बना लिया, रिलेशन देखा के साथ क्या है, अपने को ये कंडीशन दी है उस हिसाब से हमने ये भी ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, when a biconvex lens of glass having refractive index this is dipped into a liquid of refractive index this, it acts as a plain sheet of glass. This implies that the liquid must have refractive index. तो लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, क्या वो ग्लास के बराबर होगा, ग्लास से ज़्यादा होगा, ग्लास से कम होगा, या फिर इक्वल टू 1 होगा। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सोल्यूशन कैसे आएगा सर, सोल्यूशन है ये। अब यहाँ पर बोला गया है इट एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास देन दी फोकल पावर इज जीरो। यहाँ पर हमें बोला गया है कि सब कहानी होने के बाद में वो कैसे एक्ट कर रहा है, एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की जैसा एक्ट कर रहा है। तो उस टाइम पे फोकल पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये है इन्फॉर्मेशन आपको पता है। और बाय कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में कहानी रखने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा कि दोनों क्या है, इक्वल टू इक्वल है। ग्लास और जो भी हमारे पास मीडियम दिया है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, जो भी हमारे पास मीडियम का ये दे दिया, वाटर का दिया है तो वाटर का ले लो, जो भी है, तो क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। ये फॉर्मूला मैंने ये फॉर्मूला 3-4 बार आपको बता दिया है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को जाके याद कर लो प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, in an interference pattern produced by using a biprism, the zeroth order maxima is at the distance of 4.7 mm from the point P on the screen. यदि फ्रिंज विड्थ इज दिस, फ्रिंज विड्थ दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, जीरोथ मैक्सिमा का कहाँ पर है, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है बायप्रिज्म से, देन डिस्टेंस ऑफ द सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा का फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द जॉइंट P विल बी either this और दिस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ P, ओनली दिस और दिस। तो हमें बताना है कि इसमें से क्या क्या हो सकता है। तो बताओ क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे सर, ये रहा सोल्यूशन। अभी हमें पता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सेंट्रल इज दिस, तो आपको बताना चाहिए कि देखो ये अपना बायप्रिज्म है एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से स्क्रीन है, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कितना है P पॉइंट का, वो है 4.7 mm। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल इज 1.5x। अभी मिनिमम मतलब क्या, आपका डार्क फ्रिंज बन रहा है, क्या बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रहा है। मैक्सिमम मतलब ब्राइट वाला बन रहा था। तो जब डार्क वाला बनता है तो मैंने आपको बताया था डार्क वाले में हमेशा क्या करना है, माइनस हाफ करना होता है। तो वहाँ पर आपने माइनस हाफ किया, ये x का हमें वैल्यू दे दिया है, x का वैल्यू सेकंड बोला है ना, सेकंड 2x की जगह हम लोग क्या लेंगे, 1.5x लेंगे, हम लोग क्या लेंगे 1.5x। अभी x की वैल्यू तुम्हें दे दिया है, कितना बोला था वो 0.2 mm, तो वहाँ से आप लोग को सेकंड का डिस्टेंस मिल जाएगा। अभी क्या बोला गया है, इफ द पॉइंट P and the central maxima are on the same side then the distance between them will be। अभी यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि दोनों पॉइंट है मिनिमा और मैक्सिमा वाला वो सेंट्रल के इस साइड है, या फिर ब्राइट यहाँ पर है, डार्क यहाँ पर है, या फिर दोनों एक तरफ है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों एक साइड होंगे डार्क और ब्राइट, तो दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और दोनों अपोजिट साइड होंगे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, दोनों के डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, ठीक है, ये वाला समझ के रखो। बाय प्रिज्म वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपकी स्लिट है, ठीक है, बाय प्रिज्म का स्लिट है, यहाँ से स्क्रीन है, अभी यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ब्राइट बैंड बन रहा है, तो ब्राइट बैंड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो भी है वो कैलकुलेशन में हमें कुछ नहीं करना है। बोला है कि 8th ब्राइट बैंड तो 8x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोला कि आपका है 9th डार्क बैंड बन रहा है, तो 9th डार्क बैंड बोला तो उसका डिस्टेंस क्या लोगे आप लोग, 8.5 लोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो जाके आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q and kinetic energy E enters a transverse uniform magnetic field of induction B. The kinetic energy of the particle after 3 seconds will be. ओके, तो क्या बोला गया, एक चार्ज है Q नाम का जिसका मास है m, काइनेटिक एनर्जी है E, काइनेटिक एनर्जी है E, उसको कहाँ पर रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड्स विल बी। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, वो एनर्जी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगर यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछते कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड्स, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि एनर्जी को कुछ नहीं करती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ई। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ई ही आएगा। ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इफेक्ट नहीं करता एनर्जी को, तो जितनी थी उतनी ही रहेगी। 1 सेकंड होने दो, 3 सेकंड होने दो, 10 सेकंड होने दो, 20 सेकंड होने दो, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो दे दिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीजन भी दे दिया है, चार्ज को रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अ चार्ज कैपेसिटर व्हेन फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग कांस्टेंट, मतलब देखो एक कैपेसिटर है जिसमें हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है जिसकी वैल्यू क्या है 2 है चार्ज Q, और चार्ज कितना है इसके पास Q, वोल्टेज कितना है V, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस विद अनदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब K इज इक्वल टू 6, अभी सेम इसको निकाल के इसकी जगह पे 6 रखा, देन द न्यू वैल्यू ऑफ Q क्या होगा, V क्या होगा, E क्या होगा, हमें ये बताना है। बराबर है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बात फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको बोला है कैपेसिटर वाला आपको 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक विथ डाइलेक्ट्रिक और एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक। एक विथ डाइलेक्ट्रिक, जब कैपेसिटर के बीच में कुछ रखा होगा, कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस सी की वैल्यू क्या होगी, और जब स्लैब नहीं होगा तो सी की वैल्यू क्या होगी। हमें ये रखना है वैल्यू और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, विद डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो आपको दिमाग में कहीं पे फिक्स होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मैं कुछ करूँ चाहे ना करूँ, मुझे कैपेसिटर वाला टॉपिक करना है। कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कैपेसिटर का सी का वैल्यू जब उसके बीच में कुछ नहीं होता है, जब उसके बीच में कुछ होता है जिसको हम लोग स्लैब बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। इसके ऊपर बार 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 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे आएगा, यहाँ पर देखो सोल्यूशन बहुत बड़ा है, इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहला फार्मूला ये क्या है, याद कर लो, अभी लिख लो कि ये है कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब खाली आपका कैपेसिटर है, तो सी की वैल्यू क्या होती है, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, इससे हमें ये रिलेशन मिल जाएगा कि ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के साथ। अभी नेक्स्ट सर, अगर उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग यहाँ पर C1 और C2 का वैल्यू भी बना सकते हैं। वो क्या जाएगा, 6 भी हमें दे दिया, 2 भी दे दिया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि C2 इज 2 टाइम्स ऑफ C1, C2 इज 2 टाइम्स ऑफ C1, ये हमें हमें पता चल जाएगा। Since there is no voltage source connected across the capacitor, the charges remains constant, hence Q remains constant। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, अभी यहाँ पर बोल दिया गया है कि अभी यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है कि हम लोग ने बैटरी सोर्स लगाई है, तो बैटरी सोर्स हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब चार्जेस क्या रहेंगे सर, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर देख लो, मैं इतना ही, मैं इस क्वेश्चन को है ना सॉल्व भी नहीं करूँ ना तो भी मुझे आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा बैटरी नहीं लगा, चार्ज कांस्टेंट है, तो ऑप्शन देखूंगा मैं, क्यू का क्यू रहेगा, यहाँ पर 3Q कैंसिल, ये 9Q कैंसिल, ये 3Q ये भी कैंसिल, तो मैं यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। टॉपर्स यही करने वाले हैं। ऐसे जब मल्टीपल ऐसे ऑप्शन रहते हैं ना सब में, तो लोग क्या करते हैं, कोई भी एक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग सारे के सारे वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करते। सारे वैल्यूज फाइंड आउट करके किसको बताने वाले हो आप लोग, टाइम आपका वेस्ट होगा। देखो MST CET में याद रखना ये एक पॉइंट, MST CET में आपको सारे आंसर सारा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है, जितने कम टाइम में आप आंसर्स ढूंढ सको उतने कम टाइम में आपको ढूंढना है। कोई आपको शाबाशी नहीं देगा कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में फिक्स कर लो कि आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सारे ऑप्शंस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज़ सिलेक्ट की, बाकी ऑप्शंस में नहीं है, टिक किया, आंसर आगे चले। समझ में आ गया, ये प्रैक्टिस आप लोग को रखनी है।
चलो आगे चलते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्यू का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, तो वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, यहाँ पर रखो। वी और सी के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप लोग वी भी निकाल सकते हो, ई भी निकाल सकते हो। चलो आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, तो क्या बोला गया है, फॉर द गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर T1 इज द फोर्स ऑफ टेंशन एट लिक्विड सॉलिड सरफेस। अच्छा, ये सेकंड चैप्टर में दिया है, आप लोग ने ये किया है कि मान लो आपके पास एक सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर आपके पास कोई लिक्विड ऐसा गिरा हुआ है, तो उस पर तीन तरीके की फोर्स लगती है, तीन तरीके की फोर्स लग रही है। पहली जो फोर्स है वो किसकी वजह से लग रही है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में लग रही है। किसके बीच में लग रही है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में, मतलब मान लो कि यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर T1 यहाँ पर लग रही है, T1 यहाँ पर लग रही है। फिर बोला गया T2 है, वो कहाँ पर लग रही है, एयर और सॉलिड के बीच में। किसके बीच में लग रही है, एयर और सॉलिड के बीच में, मतलब ये T2 यहाँ पर लग रही है मान लो। तो इसके बाद में क्या बोला गया है कि T3 कहाँ पर लग रही है, वो T3 लग रही है एयर एंड लिक्विड के बीच में। कहाँ पर लग रही है, एयर एंड लिक्विड के बीच में। तो यहाँ से आप लोग डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो, फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ही आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी फॉर्मूला ऑलरेडी है सोल्यूशन में, तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ। आप लोगों ने अगर ये सॉल्व किया है, शेप, ठीक है, लिक्विड का शेप क्या होता है ये आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा, तो जाके देखो, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मूला है, हमें कंडीशन दे दी है कि अगर ये कंडीशन होगी और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो एंगल क्या होगा। थेरोटिकल क्वेश्चन, थेरोटिकल क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ मतलब कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एंगल पॉजिटिव है तो क्या। अगर मेरा वन शॉट देखा होगा तो मैंने आपको चार्ट बना के दिया था कि कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा तो एक्यूट में आएगा, ऑब्ट्यूज में आएगा, जीरो में आएगा, कहाँ पर आएगा। अगर एंगल इससे ज्यादा होगा तो किस में आएगा, एंगल इससे ज्यादा होगा तो किस में आएगा। मैंने ये ग्राफ टेबल बना के दिया है आपको, जाके देखो, इसलिए मैंने बोला था देख लो, आपके बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर एंगल पॉजिटिव है तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव है तो आपको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। सोल्यूशन ये रहा फॉर्मूला। इसमें क्या बोला गया है, T2 माइनस T1 करना है, और वो क्या होना चाहिए, लेस देन T3 होना चाहिए। तो मान लो इसमें एग्जांपल ले लो आप लोग कि ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। 2 माइनस 1, 1 बचा, वो क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो इसको मान लेते हैं ये 3 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर रखो वैल्यू, तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिल गया, तो ये आप लोग बोल सकते हो पॉजिटिव है, और वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। चलो, तो ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, इसमें ज़्यादा अपन पंचायत नहीं कर सकते, सीधा सीधा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से उठाया है, यहाँ पर डाल दिया, खत्म। सेम क्वेश्चन अगर मुझे 2022 में चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसके पॉजिटिव की जगह पे मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है। और ये कंडीशन में चेंज कर दूंगा, ये कंडीशन में क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, बस। बाकी ऑप्शंस भी सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेंगे, तो आपको आंसर बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लेंथ ऑफ क्लोज एंड ओपन ट्यूब इज, ओपन पाइप इज सेम, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन फॉर क्लोज पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप इज, तो हमें रेशियो निकालना है फ्रीक्वेंसी का, nth ओवर टोन का, क्लोज के लिए डिवाइडेड बाय ओपन के लिए, ठीक है, ओवर टोन के लिए। एंड करेक्शन निगलेक्ट करना है, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला बताना है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे सर, फॉर क्लोज पाइप nth ओवर टोन किससे मिलता है अपने को, ये उसका फॉर्मूला है। nth ओवर टोन किससे मिलता है, ये फॉर्मूला है। और ये F1 क्या है, ये F1 आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये ओपन पाइप, क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला क्या है, V/4L होता है, बराबर है। तो ये ओपन पाइप के लिए क्या होता है, V/2L होता है। यस, तो ये अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया। और ये क्या है आगे, ये हमारे पास इक्वेशन है ओवरटोन के लिए। क्लोज पाइप के लिए ये होता है, ओपन पाइप के लिए ये होता है, आपको ये याद होना चाहिए। बस अभी इसके आगे तो आपको कुछ करना नहीं है, बस दोनों को डिवाइड कर दो, D/2n+1, कहानी हो गई, खत्म, सॉल्व। इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, बाकी सब कैंसिल कर दो, खत्म, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, किस किस का करना है आपको, क्लोज अपॉन, या अच्छा ये दोनों को डिवाइड करना है आपको, तो ये डिवाइड हो गया कहानी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आंसर आ गया है, बस यहाँ पर ये सॉल्व करके आप लोग ये डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अ ग्लास प्रिज्म ए डेविएट्स रेड एंड ब्लू रे। ओके, एक प्रिज्म है जो किसको डिविएट कर रहा है, रेड और ब्लू को करता है, थ्रू 10 and 12 डिग्री रिस्पेक्टिवली। A second prism B deviates through 8 and 10 respectively. The ratio of their dispersive power. Okay, dispersive power ओमेगा आपको निकालना है। बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपको
फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। चलते हैं आगे, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सोल्यूशन क्या है सर? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें से हमारे पास ये डेल आर ये निकालना है हमारे पास, ये भी डेल है। डेल वाई निकाल लोगे, डेल वाई भी आप लोग निकाल सकते हो। एवरेज वैल्यू निकालना है वायलेट और रेड को ऐड करके। तो बस पहला वाला प्रिज्म है, उसमें वैल्यूज़ रखो, वैल्यूज़ रखो इसमें, ऐड करो, ख़त्म। फिर उसके बाद में इसका वैल्यू रखो, इसमें डालो, ख़त्म। ठीक है, ये एवरेज वाला आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे वैल्यूज़ रखे सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का एवरेज क्या मिलेगा? 11। इन दोनों का क्या मिलेगा? बीच में 9। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 11 और यहाँ पर ये 9 लिया है। आगे चलते हैं। देखो ना, इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को आगे जाके ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो वही अगर ऐड करोगे 10 + 2 22 डिवाइडेड बाई 2 तो 11 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? डायरेक्ट 11 लिखा है। अभी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोनों को डिवाइड करना है तो आपको मिल जाएगा रेशियो डिस्पर्सिव पावर का, ए का और बी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने ये रहा। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n to n1 to n to n2. The time period of their electron in the initial state n1 is 8 times that to the final state n2. तो हमें टाइम पीरियड दे दिया है, वो क्या बोला गया है कि फर्स्ट इनिशियल स्टेट का कितना है? 8 टाइम्स है t2 का। तो t1/t2 आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, 1/8 आपको मिल जाएगा। t1/t2 का लिख सकते हो, t1 इज 8 टाइम्स ऑफ t2, ऐसे कुछ बोला है ना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये। या फिर अगर t2/t1 चाहिए तो 1/8 हो जाएगा। चलो यही बोला है ना, आगे चलते हैं। दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली आर। हमें पॉसिबल वैल्यूज ढूंढनी है, हमें क्या ढूंढनी है? पॉसिबल वैल्यूज ढूंढनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे सर? ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, टी इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। अभी सर कैसे आया? तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आपका टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो डिस्टेंस कितना होता है? 2πr होता है, बराबर, डिवाइडेड बाई v होता है। तो ये n क्या है? ये n है क्वांटम नंबर, ठीक है। आपको ये n का वैल्यू n पता है, n क्या होता है? आपका क्वांटम नंबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप लोग रेडियस वाला फॉर्मूला देखते हो, जाके रेडियस वाला फॉर्मूला देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। जाके देखो, देख लिया, वीडियो को पॉज करो, जाके देखो, टेक्स्ट बुक खोलो, फटाफट फटाफट फटाफट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वहाँ पर रेडियस वाला डिराइव किया था, तो उस रेडियस वाले में हमें रिलेशन मिला था एन के साथ, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला में देखो आर और एन का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के साथ। फिर उसके बाद में वेलोसिटी वाला फॉर्मूला देखो जाके, उसमें क्या है? रिलेशन एन के साथ 1/n का है शायद, जाके देखो। अगर ये दोनों को मैं यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर अगर मैं रखूँ, के ऊपर क्या है? n स्क्वायर है, नीचे क्या है? 1/n है, तो ये n ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये n³ बन जाएगा। तो यही रिलेशन यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है। समझ में आ गई? आधे से ज़्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझेगा, तो आपको क्या करना है? एक तो देखो, आपको सबसे पहले जाके ये वाला रिलेशन जाके जो मैंने बोला चेक करो। जो हम लोग ने रेडियाई निकाला था ना, रेडियाई वाला फॉर्मूला कि ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, वो वाला जाके फॉर्मूला देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि आर इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। फिर उसके बाद ही रेडियस के बाद हम लोग ने वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी में देखोगे तो क्या है? वो n के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो टाइम के साथ क्या हो जाएगा? आर का क्यूब हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा। तो इस रिलेशन से मैं यहाँ पर वैल्यूज रख सकता हूँ। t1/t2 का वैल्यू आपको पता है 8 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्यूब ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा? n1/n2 इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। तो n2 इज ट्वाइस ऑफ n, सॉरी n1 इज ट्वाइस ऑफ n2। तो अभी हमें यहाँ पर ऑप्शंस चेक करने हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ये n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है, ये n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है, ये n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में से चेक करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए कि n1 इज ट्वाइस ऑफ n2। n1 अगर 4 है, n2 कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, बराबर ना? यही तो है कंडीशन, यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कैसा सर? यहाँ पर देखो भैया, n1 क्या होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ n2, तो 2, और ये भी क्या होगा? 2, तभी जाके 4 होगा। तो ये पॉसिबल वैल्यूज n1 में n2 की क्या होगी? 4/2 होगी। अगर यहाँ पर चेक करो तो n1 क्या है? 2 है, n1 क्या है? 2 है। n1 2 कैसे आ सकता है? तो n1 n2 को क्या होना चाहिए? n2 को, अगर ये 2, अगर मैं बोलूँ कि ये ऑप्शन राइट है, अगर मैं बोलता ये ऑप्शन राइट है, तो कैसा होता है ये सर? तो n2 की वैल्यू को क्या होना पड़ता? हाफ होना पड़ता, या फिर 1/4 होना पड़ता, ऐसा कुछ यहाँ पर झोल करना पड़ता। लेकिन ये ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप, आई जस्ट होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द बैंड विड्थ मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रांड सेंटर ऑफ द फ्रिंज इज। तो यहाँ पर हमें इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न में, तब जाके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अगर फॉर्मूला नहीं देखा तो लिख लो अभी। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे सर? ये रहा फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है गिवन पॉइंट के लिए, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। वेयर आई इज द इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव एंड जो अपना 5 है वो क्या है? फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले सेंट्रल है जहाँ पर कोई भी एंगल नहीं है, फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, सेंटर में है ना, तो उस टाइम पे अगर मैं इसको 0 रख दिया तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को सिर्फ ये मिलेगा, करेक्ट है। तो इसके बाद में सेकंड केस क्या बोला था कि 1/4 पे मिलेगा, क्या मिलेगा? 1/4 ऑफ दी बैंडविड्थ में मिलेगा, तो हमारा एंगल ये हो जाएगा। अगर इस एंगल को मैं यहाँ पर ये उठा के यहाँ पर रखूँ तो मुझे ये कहानी मिल जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगा? ये कहानी मिल जाएगा। बस दोनों को डिवाइड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। खत्म। ये फॉर्मूला याद कर लो इंटेंसिटी का, ठीक है, आपका भला हो जाएगा। स्क्वायर 5/2, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया है। 2 बॉडीज ए बी आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड। मान लो ये आपका सरफेस है, यहाँ से आपका कोई बॉडी फेंक रहा है, 2 बॉडी फेंक रहे हैं ए और बी में। एक बॉडी ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 एंड 60 विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ए टू दैट ऑफ बॉडी बी। तो हाइट ऑफ ए दैट ऑफ बॉडी बी ये हमें निकालना है। तो हमें हाइट का फॉर्मूला बताना चाहिए। एक को फेंक रहे हैं 30 एंगल से, 30 एंगल से फेंक रहे हैं, एक को फेंक रहा है 60 से, एक को फेंक रहा है 60 से। तो हाइट किसका ज़्यादा होगा? टोटली आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैसे सर? ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। तो मैक्सिमम हाइट का आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से मुझे एंगल का देखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ एंगल दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया? एंगल। एच और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ पर वैल्यूज रखूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा। मुझे सारी वैल्यूज यहाँ पर दे दी है, मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज दे दी है। साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू सब मुझे यहाँ पर दे दिया। मैं यहाँ पर खाली पुट करूंगा, वैल्यूज रखूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्या करूँगा? मैं वैल्यूज रखूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये सीरीज ये शिफ्ट में जिसका एग्जाम होगा ना, अगर उसका फॉर्मूला बहुत तगड़ा होगा तो उसको ऐसे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे आपको फॉर्मूलाज बनाने बोल रहे हैं। इस शिफ्ट में पूरा फॉर्मूला आपको पूछा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हो? तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। A series LCR circuit है connected to an alternating voltage source of frequency f. If the current leads the EMF by 45 degrees, then the value of C is 1045 is equals to 1. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया? LCR सर्किट है, हमें खाली फॉर्मूला बताना है। तो देखो आंसर क्या है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे सर? ये रहा फॉर्मूला। हमें यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? करंट लीड्स EMF। पहला हिंट क्या दिया है? करंट लीड्स EMF। करंट लीड्स EMF कौन से केस में होता है? आइस के केस में होता है। मतलब ये सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव सर्किट है। आइस मैंने लिख के दिया है ना, आइस शॉर्ट फॉर्म्स। वन शॉर्ट लेक्चर नहीं देखा मत देखो। तो यहाँ पर हमें इससे इतना पता चल गया है कि कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब XC की वैल्यू क्या होगी? XL से बड़ी होगी, ठीक है। XC की वैल्यू क्या होगी? XL से बड़ी होगी। तो यहाँ से हम लोग प्यार से tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं सर? tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया है, आप लोग जाके LCR सर्किट वाला जाके कहानी देखना, जिसमें हम लोग ने इम्पीडेंस का पढ़ा था। इम्पीडेंस वाले में जाके पढ़ोगे तो आपको ये tan थीटा आराम से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाल के दिखाऊँ तो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या था? यहाँ पर XL माइनस XC था, ये कंडीशन था। यहाँ पर X है, यहाँ पर R है, यहाँ पर Z है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं tan थीटा लगाऊँ यहाँ पर तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ? Z/R ही आएगा। Z अब यहाँ पर आपको पता है जो बड़ा होता है उससे हमें क्या करना है? माइनस करना है बाकी टर्म को। अगर इस कंडीशन में बोला होता कि XL बड़ा है, क्या है? XL बड़ा है XC से, तो हम लोग क्या बोलते हैं? XL माइनस XC करते हैं, XL माइनस XC करते हैं। तो ये गिवन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किससे आपको किसको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बोल दिया गया है 45 डिग्री बोल दिया गया है,
45 डिग्री ये 1 वैल्यू हो गया, बस ये 1 वैल्यू हो गया, मतलब ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी यहाँ पर ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में हमें एक्स सी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/ओमेगा सी होता है। एक्स एल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओमेगा एल होता है। बस यहाँ पर वैल्यूज रखो सॉरी, और इसको आराम से सॉल्व करो। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, यहाँ पर ओमेगा एल आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा एल आना चाहिए था। इसको आप लोग बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको ये सी का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसमें ना आपको ये सब झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लोग एसी सर्किट पढ़ोगे तो उसमें एल का फॉर्मूला डिराइव कर लेना, सी का फॉर्मूला डिराइव कर लेना, जेड का फॉर्मूला डिराइव करके ले लेना। जब एक्सएल माइनस एक्सएल बराबर एक्सी होता है उस टाइम की कंडीशन देख लो, ये सारे केसेस दिए हैं, आप लोग उसको जाके पहले ही, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज आपको बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। सर कितने फॉर्मूला याद करूँ सर? देखो, अगर फॉर्मूला जितना ज़्यादा याद करोगे, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है तो ये सारी कहानी करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, बराबर है, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप लोग टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, तो उससे आपका टाइम क्या हो जाएगा, बहुत 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 बच जाएगा। अभी आपके पास फॉर्मूला है, ऐसी वाला आपका फॉर्मूला लिस्ट उठाओ, उसमें सी का फॉर्मूला ऐड कर लो। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास जो फॉर्मूला शीट होगा इसी सर्किट का, उसमें जाओ, उसमें जाके ये फॉर्मूला ऐड कर लो। जैसे जैसे नए नए फॉर्मूलाज मिल रहे हैं उसको ऐड करते जाओ ना, क्या दिक्कत है लाइफ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3 सैंपल ऑफ गैसेज ए बी सी, हमें ये दे दिया है इनिशियल इक्वल वॉल्यूम। पहले केस में क्या बोला गया, इक्वल वॉल्यूम है। नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच इज डबल, सेम सैंपल इज डबल। द प्रोसेस इज एडियाबैटिक फॉर गैस ए, आइसोबैरिक फॉर बी, आइसोथर्मल फॉर सी। इफ द फाइनल प्रेशर्स आर इक्वल फॉर ऑल दी सैंपल्स, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल प्रेशर इज। अच्छा, तो यहाँ पर 3 गैसेज दिए ए बी सी। पहले वाले में बोला है कि एडियाबेटिक है, दूसरे में बोला है आइसोबैरिक है, तीसरे में बोला आइसोथर्मल है, और क्या बोला गया है कि सारे के फाइनल प्रेशर सेम है। इनिशियल प्रेशर का हमें रेशियोज बताने हैं, इनिशियल प्रेशर के हमें रेशियोज बताने हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए आइडियाबेटिक क्या होता है, आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन टिंग टिंग। चलो चलते हैं, करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसे सर? ये रहा आपके पास सोल्यूशन। गिवन डेटा में क्या बोला गया है, पहले हमें ये तो गिवन डेटा में दे दिया है। सेकंड हमें क्या बोला गया, वॉल्यूम जो वॉल्यूम 2 है वो क्या है, डबल है वॉल्यूम 1 के, ये भी हमें गिवन दे दिया है। तो फॉर गैस 1 उसमें हमें एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है, एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पर लिख लिया। अभी देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पी आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पी आएगा। अब इससे आप लोग रिलेशन निकाल लोगे, V2/V1 का आपके पास फॉर्मूला दे दिया है, यहाँ पर सॉल्व करोगे, ये एक वैल्यू मिल गया कि इनिशियल प्रेशर इज 2√2। अभी यहाँ पर ऑप्शन में आके चेक करोगे, 2√2 2√2 2√2 2√2, टिक किया, आगे चले, खत्म। इसके आगे का सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अगर एक ऑप्शन आपका चेक हो जाता है और बाकी कोई भी वैसा सेम नहीं है तो टिक करो, आगे बढ़ो, ज्यादा अपने को बाकी का ऑप्शंस वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। चलो बाकी के ऑप्शन भी वेरीफाई कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। गैस बी ले लो, गैस बी क्या है, आइसोबेरिक है। आइसोबेरिक मतलब अपना प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रेशर सेम होता है तो उसका रेशियो क्या होता है, =1 होता है, खत्म, कांस्टेंट है ना। तो ये देखो 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो आप लोग इसको यूज करके, इसको सॉल्व करके कुछ नहीं मिलता आपको, तो आप लोग इसको यूजलेसली सॉल्व कर रहे हो। बी का तो हो गया। थर्ड वाले में क्या बोला, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल्स टू nRT, तो PV इज इक्वल्स टू P2V2, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग रेशियोज निकालोगे और आप लोग सॉल्व करोगे और आप लोग चेक करोगे, खत्म, ठीक है। तो आपको फायदे में यही रहोगे कि आप लोग पहला ऑप्शन देखा, अगर वो ऑप्शन एक ही है, एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, टिक किया, आगे बढ़े, खत्म। एग्जाम में ऐसे ही करने का, मॉक टेस्ट में ऐसे ही आपको करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स दिस टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू if the dielectric slab of thickness this is introduced between the plates where d is the distance of the separation between the plates, dielectric constant of the slab is। oh my god, क्या बोला गया है? सबसे पहले हमें बता दिया गया कि कैपेसिटेंस कितना हो गया, इतना टाइम्स हो गया ओरिजिनल वैल्यू का। तो इसके बाद में हमें बोला गया कि जो थिकनेस है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में डाल रहे हो उसकी थिकनेस इतना है। तो यहाँ पर आपको 2 फार्मूला याद होना चाहिए, वही 2 फार्मूला, एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एक विद डाइलेक्ट्रिक, तब जाके आपका सॉल्व होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे सर? ये रहा इसका सोल्यूशन। देखो विदाउट डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है,
डाइलेक्ट्रिक के साथ वाला फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी माइनस टी प्लस के बाय के टी बाय के। अभी टी की जगह पे हमको क्या बोला रखने के लिए, 2d/3। अब इसको रखो सारी जगह पे जाके, रख दिया सर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, ये डी डी है तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3d हो जाएगा। 3d माइनस 2d इज d/3। आपको सी डैश मिल गया, आपको सी पता है तो दोनों को क्या कर दिया आप लोगों ने, डिवाइड कर दिया। क्या क्या डिवाइड किया, सी डैश डिवाइडेड बाय सी। तो ये आपका पूरा इक्वेशन, ये आपका पूरा इक्वेशन ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/3 प्लस 2d/3 के इनटू, अभी सी नीचे ले रहे हो तो उसको उल्टा करके मैं लिख देता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल, क्या आ गया ऑप्शन, ऊपर डी बचा डिवाइडेड बाय d/3 प्लस 2d/3 के। अभी यहाँ पर डी डी निकालो, डी डी को कैंसिल करो, ठीक है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो फटाफट। और यहाँ पर इसका रेशियो में दिया है कि जो नया जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना टाइम्स हो जाता है, 7/6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा 7/6। तो बस यहाँ से आप लोग बाकी का कहानी तो आपको पता चल ही गया, तो आप लोग वैल्यूज निकाल लोगे के का, ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई भी दिमाग यूज़ करना ही नहीं है, यूज़ करना ही नहीं है, खाली वैल्यू रखो फॉर्मूला में, ख़त्म। बस आपका कंडीशन यही है कि ये क्वेश्चन आपका 60 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व होना चाहिए। 60 सेकेंड्स, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो क्या बोला गया है, 3 hollow sphere each of mass m radius r are arranged as shown in figure. The moment of inertia of the system about this axis will be, तो मैं क्या बोला, सबका रेडियस क्या है, r r r, ठीक है। तो अभी हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले स्पेयर का ले लो, दूसरे स्पेयर का ले लो, और एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है। तो सॉलिड हॉलो स्पेयर बोला गया है, तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्पेयर कितना होता है। अगर वो पता होगा तो उसके आगे ही आपकी गाड़ी चलेगी, अगर वही नहीं पता तो उसके आगे गाड़ी नहीं चलेगी, फिर कुछ भी टिक करोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे सर, यहाँ पर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेयर 1 पहले स्पेयर लिया, उसका कितना आएगा 3/2 mr²। फिर उसके बाद स्पेयर 2 का लिया। अब स्पेयर 2 में क्या क्या करोगे, देखो स्पेयर 2 को देखो, एक्सेस यहाँ पर है, एक्सेस यहाँ पर जा रही है, तो एक्सेस पे सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लस कहाँ से ले लो, देखो ये वाला, इसका तो सीधा हो गया, सेंटर से जा रहा है, पास हो रहा है एक्सेस, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपनी एक्सेस यहाँ पे देखो, ये एक्सेस हो गई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इतना ही है, प्लस mr² क्यों ऐड किया है इसमें, ये r डिस्टेंस है, ये एक्सेस कितना दूर है, mr डिस्टेंस दूर है ना, r डिस्टेंस दूर है, तो ये mr² इसमें ऐड किया है, तो ये मिल गया। सेम यहाँ पर भी करोगे, सेम कहानी यहाँ पर भी करोगे आप लोग। एक्सेस, मेन एक्सेस अपनी यहाँ पर है, मेन एक्सेस अपनी यहाँ पर है, तो इससे आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये एक्सेस हो गई, यहाँ से भी ये एक्सेस हो गई, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपको सारे एक्सेस मिल गए, तीनों एक्सेस को ऐड करो, खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन का है। अ बॉडी इज रेज टू अ हाइट ऑफ एन आर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ है जिसका रेडियस है आर, उसमें से अपने को एक बॉडी को अपन ने उठाया है, कितने दूर उठाया है, एन आर टाइम्स उठाया है। द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑफ द गिवन हाइट इज। हमें रेशियो बताना है किसका, जी का, रेशियो ऑफ जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय गिवन सरफेस, हमें इसका रेशियो बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रेशियो किसका पूछा है, जी अपॉन जी डैश का ही पूछा है ना। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस टू दैट ऑफ गिवन सरफेस, अर्थ सरफेस का जी डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ओ जी डैश, बस। तो यहाँ पर हमें सोल्यूशन देख लो, आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कैसे सर, ये रहा फॉर्मूला। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, कैपिटल जी m/r²। तो यहाँ से ये अपने अर्थ सरफेस के लिए है, एन के लिए क्या हो जाएगा, इसी आर में n+r हो जाएगा, तो बस यहाँ से निकाल लो, आर बाहर निकाल लिया तो ये फॉर्मूला बन गया। अभी इसमें ये क्या होता है भैया, ये तो भैया जी के बराबर है, ये क्या है जी डैश इजिकल्स टू जी के बराबर होगा, क्या होगा जी के बराबर है ना, n+1 का स्क्वायर। तो जी अपॉन जी डैश क्या आ जाएगा, जी अपॉन जी डैश क्या आ जाएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, lower end of the glass capillary tube is dipped in water. Water rises to a height of 8 centimeter. The tube is then broken at the height of 6 centimeter. मतलब एक कैपिलरी ट्यूब है जिसको पानी के अंदर डाल के रखा है, वाटर राइज हो रहा है 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। फिर उस ट्यूब को क्या कर दिया, तोड़ दिया।
6 सेंटीमीटर, हाइट अभी क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एंड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी, हमें ये वैल्यू दिया कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अच्छा ये तो अच्छा वो बता दिया, हमको तो पता ही नहीं था सर। ठीक है, हमें बताना है इसमें से क्या है सही। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे सर, यहाँ पर देखो, इफ द ट्यूब इज ब्रोकन एट 6 सेंटीमीटर देन द वाटर विल राइज अप टू द हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विल चेंज। तो पहले हमें पता था, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द लोअर एंड ऑफ द ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। जब वो अपने पास कैपिलरी ट्यूब था, जब उसको पानी में डाल रहे थे तो वो कहाँ तक ऊपर जा रहा था, पानी 8 सेंटीमीटर तक ऊपर जा रहा था। फिर उसके बाद में द ट्यूब इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर तक हमारा टूट गया, 6 सेंटीमीटर मान लो हाइट। देन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी, तभी हाइट क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हाइट तक टूट चुका है। देन वाटर विल राइज अप टू 6 सेंटीमीटर, बराबर है उतना ही, उससे ऊपर जाएगा क्या, नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ट्यूब तो 6 सेंटीमीटर का है, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बोला गया है इनिशियल एंगल कितना था 0 डिग्री, फाइनल एंगल को एंगल थीटा 2 बोल दिया है। तो अपने पास खाली फॉर्मूला है हाइट का फॉर्मूला, एच इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो रो जी आर, जो भी आपको लिखना है। फर्स्ट हाइट सेकेंड हाइट दोनों को क्या करोगे, रेशियो लोगे। अभी इसमें आपको इसका ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसका और एंगल का आपको रिलेशन बताना चाहिए। बाकी सब क्या है, सेम लिक्विड यूज कर रहे हैं, सरफेस टेंशन सेम है, रेडियस सेम है, डेंसिटी सेम है, जी की वैल्यू भी सेम होगी। तो आप लोग क्या बोलोगे, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है और हाइट का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग सिर्फ इसका रेशियो लोगे, इसका रेशियो लोगे। पहले इनिशियल क्या है 0 है, तो ये तो हट गया, ये तो 1 बच गया, तो ये रेशियो इसके बराबर होगा, इसके बराबर हो गया। तो अभी आप लोग क्या करोगे, दूसरे का हाइट पता है 8 है 6 है, पहले का क्या था 8 था, दोनों को डिवाइड किया तो आपको ये वैल्यू मिल गई बस। तो cos थीटा 2 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0.75, खत्म। तो आपका ऑप्शन आ गया ये, टिक किया आगे बढ़े। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपको टिक भी नहीं करना है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अभी देखो अगर आपके पास टाइम कम है तो यहाँ पर आप लोग 50-50 यूज़ कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। अभी इसमें भी साइन के टर्म्स में दिया है, तो हाइट के फॉर्मूला अगर आपको याद है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर प्रेजेंट रहेगा पेपर के दिन, ठीक है, अगर कॉमन सेंस सारे सेंसेस खुले रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन को आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में कॉस आता है, साइन आता ही नहीं है, तो ये टिक करोगे आगे बढ़ोगे। अगर टाइम कम है तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Balmer series wavelength of the first line is this, bracket series, and for bracket series wavelength line first line का ये है in hydrogen atom, then इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन मतलब क्या, फर्स्ट लाइन मतलब क्या, आपकी ये बहुत सारी ये सीरीज थी, बराबर है, लेमन सीरीज, बैलमेर सीरीज, उसके बाद में कौन सा था, पैस्टन सीरीज, ऐसे कुछ था ना, ब्रैकेट सीरीज, फिर उसके बाद में पीफंड सीरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट लाइन मतलब क्या, फर्स्ट लाइन मतलब जो ऊपर वाली लाइन से जो पहला लाइन आता है नीचे, उसको हम लोग फर्स्ट लाइन बोलते हैं। तो बाल्मेर सीरीज में कहाँ से लाइन आएगा, फर्स्ट लाइन ये आएगा। सीरीज लिमिट या लास्ट लाइन बोला था वो क्या आता है, वो इन्फिनिटी से नीचे आता है, इन्फिनिटी से उस लाइन में आके वो खत्म होता है। ठीक है, अगर मैं बाल्मेर का सीरीज लिमिट बोलूँ तो क्या आएगा, वो इन्फिनिटी से यहाँ तक आएगा, तो लास्ट लाइन बन गया, पहला लाइन ये है। तो इसके बाद में ब्रैकेट का पहला लाइन आपको बताना चाहिए, ब्रैकेट का क्या है पहला लाइन, वो कहाँ से आएगा, उसके ऊपर वाले से आएगा बस। तो आपको बताना चाहिए लेमन के लिए एन की वैल्यू क्या है, बैलमर के लिए क्या है, ब्रैकेट के लिए क्या है, पी फंड के लिए क्या है, पैशन के लिए क्या है, तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस फॉर्मूला में पुटअप करना है, बाकी कहानी हो गई। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सर, ऐसे सर, बैलमर सीरीज के लिए ले लिया, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसमें वैल्यूज रखी है हम लोगों ने, इनर आउटर ऑर्बिट की वैल्यूज रखी है हम लोगों ने, सॉल्व किया, ये मिल गया पहले इक्वेशन। ब्रैकेट के लिए ये रखा हम लोगों ने, इनर आउटर ऑर्बिट ये रखा, ये हमें मिल गया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमें रेशियो मिल गया। आर से आर कैंसिल करो, टेबल से काटो पुटो, जो करना है करो, आंसर निकाल के दो, बात खत्म। चलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई हैज रेडियस आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सिस वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1/8 of its value at the center of the coil is, ओके 1/8 क्या क्या बोला गया है, सेंटर पे चाहिए कॉइल के और एक्सेस पे चाहिए। तो यहाँ पर अपने को एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें से करंट पास हो रहा है, जिसका रेडियस है आर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और उसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों का डेरिवेशन हम लोग ने किया है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है और
एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। तो यहाँ पर देखो आंसर है डी। कैसे आया सर? ये रहा आपके पास सोल्यूशन। एक्सेस का ये फॉर्मूला है हमारे पास, सेंटर के लिए ये फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला को इक्वेट कर दो, उसमें से हमें पता है कि एक्सेस और इसके बीच में रिलेशन क्या है, 1/8 टाइम ऑफ रिलेशन है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है, 1/8 टाइम। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिख के दिया है, देखो ये कॉइल है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सेस वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ सेंटर। ठीक है, तो जो एक्सेस है उसका 1/8 ऑफ सेंटर का हो जाएगा। तो बी एक्सेस इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ बी सेंटर। बी एक्सेस का रखो, बी सेंटर का रखो वैल्यू यहाँ पर, और बाकी सारी कैंसिलेशन करो। म्यू नॉट से म्यू नॉट मर जाएगा, आई से आई मर गया। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर चला जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 मर जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, ये इधर से आके आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये बाकी सम यहाँ पर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3 पावर 2। फिर आप में क्यूब रूट ले लोगे आप लोग, क्यूब रूट लेने के बाद में यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे और एक्स का फॉर्मूला निकाल लोगे, एक्स का ये डिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, इजीली आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चंस। आई होप सो यहाँ पर आपको कुछ फायदा हुआ होगा। देखो 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग सोल्यूशन को पॉज करके लिख के नोट डाउन कर सकते हो। अगर कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है, अगर बहुत लोगों का पढ़ाई अभी हो गया है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं, नए नए क्वेश्चन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई नया क्वेश्चन दिखता है तो वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उस क्वेश्चन को समझो। तो बस ऐसे ऐड करते जाओ, कोई नया फॉर्मूला मिलता है तो वो ऐड कर लो। बस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और वो करने भी नहीं वाले, उनको पढ़ाई नहीं करना है, वो खाली आके बड़बड़ करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, जिनको करना था वो उन्होंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया है। तो बस अभी इसको ख़त्म करते हैं, लेक्चर को भी खत्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञान लैब एनसीईआरटी वाली चैनल को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो। यहाँ पर अंजलि मैम आपके नीट के लेक्चर्स अपलोड कर रही है, नीट के PYQs अपलोड कर रही है, और जो भी नीट की अपडेट आती है उस चैनल पे आपको वो मिल जाता है। क्या है नाम? ज्ञान लैब NCERT। और अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका नाम क्या है? ज्ञान लैब AP। ऑलमोस्ट 20,000 मेंबर्स उसमें है। उसमें आपको ये सारे PYQs जो अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना, ये सारे PDF आपको वहाँ पर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ऑलरेडी आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग बैठ के रोज सॉल्व कर सकते हो, वीडियो का इंतजार करना ही नहीं है आपको, ऑलरेडी है। और आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, वेबसाइट का नाम भी है GyanLabAP.com। उस ज्ञान लैब AP पे जाओगे, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा नीचे आओगे तो आपको नोट्स वाला सेक्शंस मिलेगा। उस नोट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, MST CET PCB, MST CET PCM भी मिलेगा, PCB भी मिलेगा। उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस, उसके सोल्यूशन, क्वेश्चन सोल्यूशन, जितने भी शिफ्ट्स अवेलेबल थे सारे के सारे मैंने स्कैन करके अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। और क्या चाहिए भैया लाइफ में, सब कुछ आपको मिल रहा है, सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करके मिल रहा है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, आपको सपोर्ट करना है, चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 1 शॉट लेक्चर्स चल रहे हैं, तो जाके उसको भी अटेंड करो प्यार से, बहुत प्यार से, इज्जत से जाके अटेंड करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें रीड करो। अभी आपको कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना है कंटिन्यूसली, रोज रोज रोज। अभी एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, मॉक टेस्ट देना है, बहुत कुछ करना है आपको। तो बस पढ़ाई करते रहो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मॉक में कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटिन्यूसली दो, उसको एनालाइज करो, क्या मिस्टेक कर रहे हो उसको नेक्स्ट टाइम मिस्टेक को अवॉइड करो, इंप्रूवमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, और अपना मार्क्स कमेंट करके बताना कि 25 में से सर 15 करेक्ट है, 20 करेक्ट है, 10 करेक्ट है, 8 करेक्ट है। सर मैंने तो किया ही नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा था। ठीक है, सब आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।